आरक्षण को लेकर के। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है। टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिल करके, कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित, यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए, और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना
हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहाँ आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे, और दूसरा धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए, और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। जनगणना के संबंध में कब कब क्या क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले, ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते करते करते, और यहां भी सभी दलों से लगातार बातें इनकी होती रही है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है। लेकिन हर बार
कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले हमने, फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए। वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, बहुत बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होगा। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं का आरक्षण 33% हो, उसके भी पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी निरंतर चल रही है, और कहीं न कहीं आरक्षण हमारी पीढ़ी के आह्वान को और मजबूत कर रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है।
और बदलने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं, उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं ये बता दें आप। कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं, कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं, और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहाँ हैं? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां हम ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, वहीं कुछ सवाल हमारे भी आपके लिए हैं। मैं उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अगर हम अपनी बात कहना चाहें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है, उनके द्वारा हमेशा महिलाओं को पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में देने की बात कही गई। और मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि संस्कार का आरंभ महिला से होता है। यदि महिला जागृत है तो पूरा समाज जागृत हो जाता है। ये लोहिया ने हमारे जिस विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी। लोहिया जी ने निरंतर महिलाओं की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है और समाज में वास्तविक परिवर्तन उनके योगदान से ही आ पाएगा। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पंचायत में सबसे पहले आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, क्योंकि जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुनते थे तो वो ये कहते थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम आप जैसे ही हैं, पिछड़े हैं। लेकिन जब आरक्षण की बात हो रही है तो पिछड़ों की संख्या इसमें कितनी है, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर बात अपनी रखेगी। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना करनी पड़ेगी तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ खुफिया लोगों की गुप्त योजना है जो अब तक स्वीकार नहीं, जब तक प्रक्रिया के साथ हम लोग स्वीकार कभी नहीं कर सकते जब तक इसका लागू करने का तरीका ठीक ना हो, क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो, जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण, वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए, उनको पार्टी संख्या तय करे।